गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द एजुकेशनल रेज। आप सभी का एजुकेशनल रेज में स्वागत है। और आज आपने थंबनेल देखा होगा, आज की जो हमारी क्लासेस है वो साइकेट्रिक नर्सिंग की इम्पोर्टेंट MCQ लेके आया हूँ। आप लोग इस MCQ को देखिए और इसको जवाब दीजिए। लेकिन अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, जिससे कि मैं आने वाले में ऐसे ही आपको मैं वीडियो बना के भेजता रहूं। तो आपका लाइक मुझे एनर्जी देगा और मैं इससे प्रेरित होकर आपके लिए ऐसी वीडियो बनाता रहूँगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को डियर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आज हम देर ना करते हुए बढ़ते अपने नेक्स्ट MCQ की ओर। जो हमारा फर्स्ट MCQ है आज हम उसको स्टार्ट करते हैं। तो चलिए डियर फर्स्ट MCQ की ओर बढ़ते हैं। पढ़िए और फर्स्ट MCQ का जवाब दीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, ऑल ओवर एंड कन्वर्ट एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमन बीइंग दैट कैन बी ऑब्जर्व नोन एज। ये क्वेश्चन पूछा है कि जो एक ह्यूमन बीइंग की एक्टिविटी है वो क्या करता, ऑल ओवर अपनी एक्टिविटी को कन्वर्ट कर देता किसके अंदर, ह्यूमन बीइंग के अंदर। ठीक है, और जब इसको आप ऑब्जर्व करते हो तो इसको क्या बोलते हो, मतलब ह्यूमन बीइंग की एक्टिविटी को, उसके किए गई एक्टिविटी को आप क्या बोलते हो। पहला है क्या उसको पर्सनालिटी बोलते हो, बी ऑप्शन है माइंड, क्या उसको आप माइंड बोलते हो, सी ऑप्शन है बिहेवियर, क्या उसको बिहेवियर बोलते हो, और डी ऑप्शन है आपका एडजस्टमेंट, क्या उसको आप लोग एडजस्टमेंट बोलते हो। तो ज़रूर इसका कमेंट बॉक्स पे आप सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ आंसर करिए। इसका राइट आंसर क्या होगा, प्लीज़ सभी लोग कमेंट बॉक्स पे इसका आंसर करें। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है कि जो एक ह्यूमन द्वारा एक्टिविटी की गई है, ऑल ओवर एक्टिविटी ह्यूमन बीइंग, उसको क्या बोला जाता है। तो जब हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं किसी दूसरे के सामने तो हमारा बिहेवियर कहलाता है। क्या कहलाता है वो, बिहेवियर। तो इसलिए जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, सी नंबर हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। क्योंकि जो भी हम लोग ऑल ओवर एक्टिविटी करते हैं वो हमारा क्या कहलाता है डियर, बिहेवियर कहलाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट MCQ की ओर। पढ़िए और इसका जवाब दीजिए। The series of process by which an individual maintain a satisfactory equilibrium with each word। समझ रहे हो, एक सीरीज ऑफ प्रोसेस है ना। एक इंडिविजुअल अपने आप को सेटिस्फैक्ट्री इक्विलिब्रियम को मेंटेन करता है, इसको क्या कहलाता है। क्या ये पर्सनालिटी कहलाता है, माइंड कहलाता है, या बिहेवियर कहलाता है, या एडजस्टमेंट कहलाता है। समझ रहे हो, देखिए अपने सेटिस्फैक्ट्री इक्विलिब्रियम को क्या करता है, वो मेंटेन कर रहा है। समझ रहे हो, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, क्या पर्सनालिटी बोलते हैं, माइंड बोलते हैं, बिहेवियर बोलते हैं, या इसको एडजस्टमेंट बोलते हैं। तो देखिए जब भी हम कहीं अपने आप को एडजस्टमेंट मेंटेन करते हैं, समझ रहे हो, सेटिस्फैक्ट्री मेंटेन करते हैं, तो इसको एडजस्टमेंट बोला जाता है। मतलब हम अपने आप को वहाँ पे क्या कर रहे हैं, एडजस्टमेंट कर रहे हैं, वहाँ से हम अपने आप को सेटिस्फाई कर रहे हैं। एग्जाम्पल, आप किसी घर पे गए हो पर, या किसी अपने रिलेशन पे गए हो पर आपको वो जगह अच्छी नहीं लग रही, लेकिन आप अपने आप को वहाँ पे मेंटेन करके रखे हो कि नहीं मुझे अच्छा लग रहा, आप वहाँ सेटिस्फाई लोगों के सामने दिखा रहे हो, तो हम इसको क्या बोलेंगे, एडजस्टमेंट करना। तो आपका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो डी नंबर जाएगा, एडजस्टमेंट करना चला जाएगा। चलिए डियर बढ़ते हैं नेक्स्ट MCQ की ओर। पढ़िए और इसका जवाब दीजिए। देखिए क्वेश्चन पूछा है, द सब सिस्टम ऑफ पर्सनालिटी विच इज कंसर्न विथ इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन ऑफ नीड। देखिए अब आपको मैं बताता हूँ कि जो सब सिस्टम ऑफ पर्सनालिटी है इसको दिया गया था सिगमंड फ्रॉइड के द्वारा। तो सिगमंड फ्रॉइड ने बताया था कि जो लोगों की पर्सनालिटी होती है वो 3 प्रकार की होती है, और ये पर्सनालिटी जो है आगे धीरे धीरे डेवलप होती चली जाती है। तो उन्होंने 3 प्रकार की पर्सनालिटी बताई थी। पहला उन्होंने पर्सनालिटी बताया था ईड, और दूसरा बताया था ईगो, और तीसरा उन्होंने बताया था सुपर ईगो। तो 3 प्रकार की उन्होंने पर्सनालिटी बताया था। तो उन्होंने तीनों पर्सनालिटी में बताया था कि इन पर्सनालिटी का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो देखिए आपके सामने ऑप्शन पूछा हुआ है, आपके सामने जो क्वेश्चन है वो है कि इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन, अगर किसी व्यक्ति को इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन चाहिए तो उसको किस प्रकार की उसकी पर्सनालिटी है, क्या उस पर्सनालिटी को इड बोलेंगे, या उस पर्सनालिटी को ईगो बोलेंगे, या उस पर्सनालिटी को सुपर ईगो बोलेंगे। तो आप लोग इसका सही आंसर मुझको बताइए। देखिए चलिए आपको बताता हूँ मैं कि जो सिगमंड फ्रॉइड थे उनके द्वारा 3 पर्सनालिटी दी गई थी। जो पहला पर्सनालिटी है इड। इड का मतलब होता है
कि जब कोई बच्चा है, मान लीजिए कि अभी उस बच्चे का जन्म हुआ है, तो जब वो बच्चा रोता है तो रोता इसलिए क्योंकि उसको ब्रेस्ट फीड चाहिए। तो जैसे बच्चे को ब्रेस्ट फीड करवाते हैं तो बच्चा क्या होता है, उससे उसकी भूख मिट जाती है, और भूख मिट जाती है तो उसको तुरंत क्या हो जाता है, सेटिस्फेक्शन मिल जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन। और ये जो इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन होता है ये देखने को मिलता है किसके अंदर, ईड के अंदर देखने को मिलता है। दूसरा उन्होंने थ्योरी बताया था ईगो के अंदर। दूसरा थ्योरी सिगमंड फ्रॉइड ने बताया था ईगो के अंदर कि ईगो क्या होता है, रियलिटी बेस पे, रियल बेस पे, मतलब ये जो ईगो है रियल बेस पर्सनालिटी है। इसमें जब व्यक्ति को कोई चीज़ की ज़रूरत होती है तो व्यक्ति सोचता है कि ये मुझको कैसे मिलेगा, तो ये रियल मतलब रियल बेस होता है। और अगर मैं बात करूं सुपर ईगो का, तो जो सुपर ईगो होता है, याद रखिएगा, सुपर ईगो किसके बारे में जज करता है, गलत है या रॉन्ग है, ये सुपर ईगो के बारे में बताता है। तो सिगमंड फ्रॉइड ने 3 प्रकार के लोगों की पर्सनालिटी बताई कि एक तो ऐसे लोग होते हैं जो उनको ज़रूरत है, तुरंत उनको चाहिए इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन। एक लोग होते हैं कि उनको लेने से पहले वो चीज़ पता करते हैं कि चीज़ें गलत है या सही है, तो उसको हम लोग बोलते हैं ईगो, रियल पर्सनालिटी पे बेस्ड होता है। और जो सुपर ईगो होता है वो राइट और रॉन्ग पे बेस्ड होता है। समझ रहे हो, तुम्हारा करेक्ट आंसर क्या चला जाएगा, ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अंदर आंसर देखने को आपको मिलेगा। चलिए डियर, बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की ओर। और मैंने आपको अभी पढ़ाया उसी का सब पार्ट है, पढ़िए और सही जवाब दीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, द सब सिस्टम ऑफ पर्सनालिटी बेस्ड ऑन रियलिटी प्रिंसिपल। समझ रहे हो, तो इसमें के अंदर जो 4 ऑप्शन है, कौन है जो रियल प्रिंसिपल के अंदर बेस है। रियल प्रिंसिपल मतलब जब आपको कोई चीज़ चाहिए तो आप उसको देखते हो, आप उसको ऑब्जर्व करते हो कि आपको मिल पाएगी कि नहीं मिल पाएगी, रियल है या नहीं। तो बताइए इसके अंदर क्या होगा। अभी आपको मैंने बताया था कि जो रियल पर्सनालिटी होती है किस पे बेस है, वो ईगो पे। तो आपका जो करेक्ट आंसर चला जाएगा वो क्या चला जाएगा, वी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं डियर नेक्स्ट एमसीक्यू की ओर, पढ़िए और इसका सही जवाब दीजिए। द सब सिस्टम ऑफ पर्सनालिटी विच जज वेदर एन एक्शन इज राइट और रॉन्ग एज पर स्टैंडर्ड ऑफ सोसाइटी। समझ रहे हो, इसमें से कौन से पर्सनालिटी के लोग हैं जो राइट और रॉन्ग को जज करते हैं, राइट और रॉन्ग को जज करते हैं। तो आपके सामने ऑप्शन है ईड, ईगो और सुपर ईगो। क्या राइट आंसर होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स पे इसका आंसर बताइए। चलिए इसका मैं आपको आंसर बताता हूँ। अभी आपको बताया था कि जो पर्सनालिटी होती 3 बेस की होती है, एक होती ईड, एक होती ईगो और एक होती है सुपर ईगो। तो जो ईड होती है इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन पे बेस है, जो ईगो है ये रियल प्रिंसिपल पे होता है, और जो सुपर ईगो है ये राइट एंड रॉन्ग प्रिंसिपल पे होता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो चला जाएगा डी नंबर, डी नंबर। चलिए डियर बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की ओर, पढ़िए और सही जवाब दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़िए और सही जवाब दीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, हेलुसिनेशन आर सीन इन एक्सेप्ट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़िए और सही जवाब दीजिए। तो आप सभी लोग इसका सही जवाब दीजिए। देखिए हेलुसिनेशन आर सीन इन, हेलुसिनेशन क्या है, हेलुसिनेशन एक परसेप्शन डिसऑर्डर है जिसके अंदर कोई भी स्टिमुलाई प्रेजेंट नहीं होती, पर हमको ऐसा परसीव हो रहा है कि वहाँ पे कोई स्टिमुलाई प्रेजेंट है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं डियर, हेलुसिनेशन बोलते हैं। तो जो हेलुसिनेशन है 5 प्रकार के हो सकते हैं। ऑडिटरी हेलुसिनेशन हो सकता है, विजुअल हेलुसिनेशन हो सकता है, ऑल्फैक्टरी हो सकता है, टैक्टाइल हो सकता है। समझ रहे हो, टैक्टाइल हेलुसिनेशन देखने को मिलेगा, और 5वां आपको गस्टेटरी हेलुसिनेशन देखने को मिलता है। तो देखिए जो हेलुसिनेशन पूछा है कहाँ पे देखने को मिलता है, एक कर छोड़ करके। तो अगर हम बात करें सीजोफेनिया की, तो सीजोफेनिया के अंदर देखने को मिलता है हमको, सीजोफेनिया के अंदर हमको देखने को मिलता है, हमें मोस्ट कॉमन जो सीजोफेनिया के अंदर देखने को मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑडिटरी हेलुसिनेशन। दूसरा पूछ रहा है सीजर, जी हाँ, सीजर के अंदर भी सीजोफेनिया देखने को मिलता है, और जो ये सीजोफेनिया होता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑल्फैक्टरी सीजोफेनिया। तीसरा एलएसडी, एलएसडी का फुल फॉर्म जो होता है लाइसजेनिक डाईएथाइल एमाइड ड्रग्स होती है, जो कि एक साइकोलॉजी या साइकोटिक डिसऑर्डर में दी जाती है। तो इसके वजह से भी हेलुसिनेशन देखने को मिल सकता है। और एंजाइटी में किसी प्रकार का कोई हेलुसिनेशन नहीं होता। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, डी नंबर। समझ रहे हो, सिजोफेनिया में आपको हेलुसिनेशन देखने को मिलता है, मेनिया के अंदर देखने को मिलता है। समझ रहे हो, अगर किसी पेशेंट को एपिलेप्सी सीजर आ रहा है तो वहाँ पे भी देखने को मिलता है, क्योंकि उसका टेम्पोरल लोब क्या होता है, वहाँ पे एबनॉर्मलिटीज होती है, तो वहाँ पे देखने को मिलेगा। और अगर कोई ड्रग्स यूज कर रहा है, एलएसडी ड्रग्स, तो उसके अंदर भी हेलुसिनेशन देखने को मिलेगा।
तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा डियर, डी नंबर आपका करेक्ट होगा। समझ रहे हो। चलिए बढ़िए आगे और डियर इसका सही जवाब दीजिए। देखिए क्या क्वेश्चन पूछा है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ लिथियम। समझ रहे हो, जो कंट्रा इंडिकेशन लिथियम कहाँ कहाँ पे कंट्रा इंडिकेशन है उसके बारे में पूछ रहा है। तो देखिए पहला ऑप्शन है प्रेजेंस ऑफ हार्ट रिलेटेड और न्यूरोलॉजिकल डिसीज। क्या अगर हार्ट रिलेटेड और न्यूरोलॉजिकल डिसीज है तो वहाँ पे आप लिथियम दे सकते हो। तो जी हाँ, वहाँ पे नहीं दे सकते आप। ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में बेटा जो लिथियम होता है क्या होता है, वो क्या बोलते हैं उस समय कॉन्ट्रा इंडिकेशन होता है। समझ रहे हो। प्रेजेंस ऑफ ब्लड डिस्क्रेसिया, तो आप जब अगर ब्लड में डिस्क्रेसिया प्रेजेंट है तो वहाँ पे भी आप लिथियम वहाँ पे नहीं दे सकते। तो यहाँ पे क्या है, ऑल ऑफ द एबव। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। चलिए डियर बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की ओर, पढ़िए और इसका सही जवाब दीजिए। क्वेश्चन पूछा है कंट्रा इंडिकेशन ऑफ इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी। ईसीटी के बारे में क्वेश्चन पूछा है। समझ रहे हो, ईसीटी के बारे में क्वेश्चन पूछा है। तो आप सभी बताइए कि ईसीटी क्या होता है। ईसीटी का देखिए इसमें फुल फॉर्म लिखा हुआ है कि ईसीटी का जो फुल फॉर्म होता है उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी। तो ये कहाँ पे इंडिकेशन होता है, तो आपको बताता हूँ मैं ईसीटी कहाँ यूज किया जाता है। ईसीटी यूज किया जाता है जब भी कोई मेजर साइकोसिस डिसऑर्डर होता है, जैसे पेशेंट को सबसे ज़्यादा डिप्रेशन में, मोस्ट कॉमन डिप्रेशन में यूज किया जाता है। अगर पेशेंट को सीजोफेनिया है तो वहाँ पे भी ईसीटी यूज किया जाता है। पर ये बोल रहा है कि ऐसी कौन सी स्थिति है जिस दौरान आप ईसीटी वहाँ पे यूज नहीं करोगे, वहाँ पे कॉन्ट्रा इंडिकेशन होगा। तो देखिए पहला ऑप्शन है राइज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर। क्या आईसीपी बढ़ा रहेगा तो आप वहाँ पे ईसीटी यूज करोगे। बी ऑप्शन है एमआई मायोकार्डियल इन्फेक्शन। क्या मायोकार्डियल इन्फेक्शन में आप ईसीटी को यूज करोगे। और तीसरा है सीवियर हाइपरटेंशन, पेशेंट का ब्लड प्रेशर बढ़ा है तो क्या आप वहाँ पे ईसीटी यूज करोगे। तो याद रखिएगा मैं बोल रहा हूँ एब्सोल्युटली अगर पेशेंट का आईसीपी बढ़ा हुआ है तो वहाँ पे आप ईसीटी नहीं दे सकते हो, क्योंकि उसका आईसीपी बढ़ा अगर आप दोगे तो पेशेंट को प्रॉब्लम हो जाएगी। दूसरा एमआई, पेशेंट को हार्ट अटैक आ रहा है, आप वहाँ पे भी क्या करेंगे, ईसीटी यूज नहीं करेंगे। और पेशेंट को हाइपरटेंशन है तो वहाँ भी ईसीटी आप ही नहीं यूज करेंगे। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, डी नंबर। समझ रहे हो, तीनों में भी आप क्या होगा, वहाँ पे ईसीटी यूज नहीं करोगे, क्योंकि अगर आपने वहाँ पे ईसीटी यूज किया तो पेशेंट को कई सारे कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, इसलिए आप उस दौरान पे ईसीटी यूज नहीं करोगे। चलिए डियर बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की ओर। वोल्टेज यूज इन ईसीटी, जब आप ईसीटी लगाते हो तो कितना वोल्टेज यूज करते हो, कितना वोल्टेज यूज करते हो। जल्दी से कमेंट बॉक्स पे आंसर कर दीजिए कि जब आप ईसीटी यूज करते हो तो कितना वोल्टेज लगाते हो। क्या 20 से 30 वोल्टेज होता है, 90 से 150 वोल्टेज होता है, या 400 से 500 वोल्टेज होता है, या 2 से 3 किलो वाट वोल्टेज होता है। कमेंट बॉक्स पे जल्दी से आप सभी लोग आंसर करिए कि ईसीटी का वोल्टेज कितना होता है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जाता है, ईसीटी का वोल्टेज कितना होता है। जल्दी से सब लोग कमेंट बॉक्स पे आंसर कर दीजिए। तो देखिए जब भी हम ईसीटी देते हैं तो वहाँ जो वोल्टेज रखते हैं 90 से 150। तो आपका राइट आंसर क्या जाएगा, वी नंबर। और जो बेटा ईसीटी का ड्यूरेशन होता है याद रखिएगा, वो देते हैं 0.6 सेकेंड से लेके 0.6 सेकेंड से लेके हम 1 सेकेंड तक क्या देख सकते हैं, पेशेंट को ईसीटी देते हैं। ईसीटी की जो ड्यूरेशन होता है वो 0.6 सेकेंड से लेके 1 सेकेंड तक देखने को मिलता है। समझ रहे हो। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की ओर, पढ़िए और जवाब दीजिए। क्वेश्चन पूछा है द ड्यूरेशन ऑफ ईसीटी अबाउट, ईसीटी का ड्यूरेशन कितना देखने को मिल सकता है। 0.1 से लेके 1 सेकेंड, 0.1 से लेके 1 मिनट, और 1 से 2 मिनट, 20 से 30 सेकेंड। तो अभी आपको मैंने बताया था कि जो ईसीटी देते हैं उसका जो ड्यूरेशन रखते हैं 0.6 से लेके 1 सेकेंड तक होता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो ए नंबर जाएगा। कौन सा जाएगा, ए नंबर। कभी भी आप 1 मिनट तक ईसीटी नहीं दोगे, पेशेंट की डेथ हो जाएगी। समझ रहे हो, 1 से 2 मिनट अरे कभी देना ही नहीं, 20 से 30 सेकंड नहीं, मात्र 1 सेकंड तक ही ईसीटी दिया जाता है। समझ रहे हो, लास्ट आप 1 सेकंड तक ईसीटी दे सकते हो। चलिए डियर बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की ओर, पढ़िए और इसका सही जवाब दीजिए। क्वेश्चन पूछा है इन फॉलोइंग विच इज ए नॉट एंटी साइकोटिक ड्रग। इनमें से आपको सिलेक्ट करना है कि कौन सी ड्रग्स है जो कि एंटी साइकोटिक ड्रग्स नहीं है। बाकी
सारी एंटीसाइकोटिक ड्रग्स है, एक को छोड़ के, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है कि इसमें सारी ड्रग्स एंटीसाइकोटिक है, एक को छोड़ के, और जो ड्रग्स नहीं है उसका आपको क्या करना है, नाम बताना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है हाइलोपेरिडॉल, क्या हाइलोपेरिडॉल नहीं है, एंटीसाइकोटिक नहीं है। दूसरा इमिप्रामाइन, क्या इमिप्रामाइन नहीं है। तीसरा है क्लोरप्रोमेजाइन, क्या क्लोरप्रोमेजाइन नहीं है। और तीसरा चौथा ऑप्शन है आपका ट्राइफ्लोरोफेराजाइन, ट्राइफ्लूफेराजाइन। तो कौन सी ड्रग्स है जो इसके अंदर एंटीसाइकोटिक नहीं है। देखिए बेटा, जो मोस्ट कॉमन एंटीसाइकोटिक ड्रग्स है उसका नाम है हाइलोपेरिडॉल। जो हाइलोपेरिडॉल है ये क्या करती है, याद रखिएगा, ये पॉजिटिव सिम्टम को कम करने का काम करती है। जो क्लोरप्रोमेजाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग्स है, फर्स्ट एंटीसाइकोटिक ड्रग्स है और इसकी खोज 1952 के अंदर हुई है, याद रखिएगा। ये फर्स्ट एंटीसाइकोटिक ड्रग्स है। और जो बेटा इमिप्रामाइन है ये एंटी डिप्रेशन ड्रग्स है। तो आपका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो क्या चला जाएगा, वी नंबर। समझ रहे हो। ट्राइफ्लोरोपेराजाइन ये भी आपकी एंटीसाइकोटिक ड्रग्स है। ये तीनों एंटीसाइकोटिक ड्रग्स है, एक नहीं है जिसका नाम है इमिप्रामाइन। ये कौन सी ड्रग्स है, एंटी डिप्रेशन ड्रग्स है, इसको डिप्रेशन में यूज किया जाता है। दूसरा, अगर किसी पेशेंट को एनुरेसिस हो रहा है, एनुरेसिस का मतलब है कि वो पेशेंट बार बार अपने अंडरगारमेंट में टॉयलेट कर दे रहा है, समझ रहे हो, बेड में टॉयलेट कर दे रहा है, छोटा बच्चा टॉयलेट कर दे रहा है, तो उस समय जो ड्रग्स आप चॉइस यूज करते हैं उसका नाम होता है बेटा इमिप्रामाइन। कौन सी ड्रग्स यूज की जाती है, इमिप्रामाइन यूज की जाती है। और एक प्रकार का एंटीसाइकोटिक ड्रग्स है, सॉरी एंटी डिप्रेशन ड्रग्स है, तो एंटीसाइकोटिक ड्रग्स नहीं है। और हमसे क्वेश्चन यही पूछा गया है कि इसमें से कौन सी ड्रग्स है जो एंटीसाइकोटिक ड्रग्स नहीं है, समझ रहे हो। तो सारी एंटीसाइकोटिक ड्रग्स है, एक नहीं है, उसका नाम क्या, इमिप्रामाइन। चलिए डियर, बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की ओर। पढ़िए और इसका सही जवाब दीजिए। क्वेश्चन पूछा है एक्स्ट्रा पिरामिडाल साइड इफेक्ट ऑफ एंटीसाइकोटिक ड्रग्स। देखिए क्या होता है, जो अभी आपको मैंने एक ड्रग्स बताया था हाइलोपेरिडॉल, हाइलोपेरिडॉल का एक सबसे बड़ा साइड इफेक्ट है कि ये एक्स्ट्रा पिरामिडाल साइड इफेक्ट लाता है, समझ रहे हो। तो क्वेश्चन पूछा है कि इसमें से जो कि एक्स्ट्रा पिरामिडाल साइड इफेक्ट एंटीसाइकोटिक में कौन कौन सा देखने को मिलता है। तो पहला है पार्किंसन सिंड्रोम, क्या पार्किंसन सिंड्रोम देखने को मिलता है, तो बिल्कुल देखने को मिलता है। एकस्थेसिया, क्या एकस्थेसिया देखने को मिलता है, बिल्कुल। रैबिट सिंड्रोम, क्या वहाँ पे रैबिट सिंड्रोम देखने को मिलता है, बिल्कुल देखने को मिलता है। याद रखिएगा जब हम किसी को हाइलोपेरिडॉल देते बेटा, क्या देते हैं, हाइलोपेरिडॉल, याद रखिएगा। अभी आपको मैंने पीछे एक स्लाइड में पढ़ाया था कि जो हाइलोपेरिडॉल है वो एक एंटीसाइकोटिक ड्रग्स है और ये क्या कॉज करती है, ईपीएस कॉज करती है, याद रखिएगा क्या कॉज करती है, ईपीएस। ईपीएस का फुल फॉर्म होता है एक्स्ट्रा पिरामिडाल साइड इफेक्ट, समझ रहे हो। तो ये हाइलोपेरिडॉल की वजह से देखने को मिलता है और जब किसी को ईपीएस होगा तो ये सारे सिम्टम देखने को मिलेंगे। इसलिए आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा डियर, डी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की ओर डियर, पढ़िए और इसका सही जवाब दीजिए। क्वेश्चन पूछा है इंडिकेशन फॉर एंटीसाइकोटिक ड्रग्स, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है कि आप एंटीसाइकोटिक ड्रग्स को कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हो, कहाँ कहाँ यूज कर सकते हो। पहला क्वेश्चन पूछा है कि सीजोफेनिया, क्या सीजोफेनिया में यूज करते हैं। दूसरा बेटा मेजर डिप्रेशन, क्या मेजर डिप्रेशन में यूज कर सकते हो, बिल्कुल यूज कर सकते हो। डिलेरियम ट्रीमर्स, क्या डिलेरियम ट्रीमर्स में आप एंटीसाइकोटिक यूज करते हो, तो बिल्कुल हम वहाँ पे भी क्या करते हैं बेटा, डिलेरियम ट्रीमर्स में भी एंटीसाइकोटिक यूज कर सकते हैं। तो जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑल ऑफ द एबव, समझ रहे हो। एंटीसाइकोटिक जो ड्रग्स है हम सीजोफेनिया में भी यूज कर सकते हैं, अगर किसी को मेजर डिप्रेशन है तो वहाँ पर भी यूज करवा सकते हैं, और डिलेरियम ट्रीमर्स है तो वहाँ पर भी एंटीसाइकोटिक ड्रग्स वहाँ पे दे सकते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव, डी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, समझ रहे हो। चलिए डियर बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की ओर, पढ़िए और इसका सही जवाब दीजिए। क्वेश्चन पूछा है एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स इज, इसमें से कौन सी ड्रग्स है जो एंटी डिप्रेसेंट है, समझ रहे हो, कौन सी ड्रग्स है जो कि एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स है। तो देखिए पहला जो आपके सामने ऑप्शन है उसका नाम है फ्लुक्जिक्टीन, क्या फ्लुक्जिक्टीन है। तो देखिए जो फ्लुक्जिक्टीन है ए ड्रग्स ऑफ चॉइस, याद रखिए बेटा ड्रग्स ऑफ चॉइस। जब भी किसी पेशेंट को डिप्रेशन होता है तो इस ड्रग्स को ड्रग्स ऑफ चॉइस के रूप में दिया जाता है। क्लोमिप्रामाइन को भी हम लोग एंटी डिप्रेशन ड्रग्स बोलते हैं और इसका
यूज किया जाता है ओसीडी के दौरान। कहाँ यूज किया जाता है? ओसीडी। लेकिन एक प्रकार की ये एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स है। लेकिन अगर किसी पेशेंट को ओसीडी हुआ है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, तो आप वहाँ पे क्लोमिप्राइन दे सकते हैं। समझ रहे हो? तीसरा है अमिट्रापिटलाइन। जो अमिट्रापिटलाइन है ये भी ड्रग्स किसके अंदर यूज की जाती है? एंटी डिप्रेशन के अंदर यूज की जाती है। तो आपका यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा डियर? डी नंबर आपका करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की ओर और पढ़िए और इसका सही जवाब दीजिए। क्वेश्चन पूछा है इंडिकेशन फॉर द यूज ऑफ एंटी डिप्रेशन आर एक्सेप्ट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि एंटी डिप्रेशन ड्रग्स आप हर जगह यूज कर सकते हो, एक को छोड़ करके। तो जल्दी से करेक्ट आंसर दीजिए, कौन सा इसके अंदर ऑप्शन है जहां पे हम लोग एंटी डिप्रेशन ड्रग्स को यूज नहीं करते? पहला है मैनिक अटैक। मैनिक अटैक का मतलब होता है कि जो पेशेंट होता है उसकी हाइपर एक्टिविटी हो जाती है, उसकी नॉर्मल एक्टिविटी से एक्टिविटी बढ़ जाती है, इसको हम लोग बोलते हैं मैनिक अटैक। दूसरा होता है बेटा डिप्रेसिव एपिसोड। डिप्रेसिव एपिसोड का मतलब है पेशेंट आपसे बातचीत करना बंद कर देगा, पेशेंट स्टूपर हो जाएगा, पेशेंट अपने आप को म्यूट कर लेगा। जब आप पेशेंट से कोई भी बात पूछोगे तो आपको रिप्लाई नहीं देगा, इसको हम लोग बोलते हैं डिप्रेसिव एपिसोड। और तीसरा है बेटा ओसीडी। अभी आपको मैंने पढ़ाया था कि ओसीडी के अंदर क्लोमिप्रामाइन यूज किया जाता है और वो एक प्रकार का क्या है? एंटी डिप्रेशन ड्रग्स है। और चौथा आपसे ऑप्शन है सोमना एम्बोलिज्म। सोमना एम्बोलिज्म क्या है? एक प्रकार का स्लीप डिसऑर्डर है। बताओ कैसा डिसऑर्डर है? स्लीप डिसऑर्डर है। सोमना एम्बोलिज्म में क्या होता है? पेशेंट सोते समय क्या करता है? अपने आप से या किसी दूसरे से बात करता है, इसको हम लोग बोलते हैं सोमना एम्बोलिज्म। समझ रहे हो? तो जो सोमना एम्बोलिज्म है ये एक स्लीप डिसऑर्डर है। समझ रहे हो? तो जो एंटी डिप्रेशन ड्रग्स है आप कहाँ का यूज करोगे? आप मैनिक अटैक में यूज करते हो, है ना, डिप्रेसिव एपिसोड में यूज करते हो, ओसीडी में यूज करते हो, कहाँ नहीं यूज करते? सोमना एम्बोलिज्म। तो इसलिए आपका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो क्या चला जाएगा? डी नंबर आपका करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। चलिए डियर बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की ओर। पढ़िए और सही जवाब दीजिए। बहुत ही अच्छा एमसीक्यू, लेकिन अभी मैंने इसको करवा दिया है, रिपीट हो गया। चलिए दूसरा एमसीक्यू पढ़िए और सही जवाब दीजिए। क्वेश्चन पूछा है इनसाइट इज प्रेजेंट इन ऑल एक्सेप्ट। जो इनसाइट है इन सारी डिसीज में प्रेजेंट है, एक को छोड़ करके। तो किनके अंदर इनसाइट प्रेजेंट नहीं होता? तो पहले आपको बताता हूं कि इनसाइट क्या होता है, तभी आप जान पाओगे कि इनसाइट किसके अंदर प्रेजेंट होगा, किसके अंदर प्रेजेंट नहीं होगा। देखिए इनसाइट का मतलब होता है कि आप अपने बिहेवियर के बारे में जानो। अगर आपको कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, किसी प्रकार की साइकेट्रिक प्रॉब्लम है, तो आप अपनी प्रॉब्लम को जान रहे हैं और जाके आप अपने डॉक्टर से बातचीत करते हैं कि सर मुझको कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो रही है, प्लीज़ मेरा इलाज करिए। तो डॉक्टर साहब आपका इलाज कर देते हैं और आप हॉस्पिटल में भर्ती होके सही हो जाते हैं। तो हम बोलेंगे कि इन पेशेंट के अंदर इनसाइट प्रेजेंट है। इनसाइट प्रेजेंट का मतलब होता है आप अपने बारे में अच्छा बुरा जानते हैं। समझ रहे हो? आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं है। और अगर आपको कोई बता रहा है कि आपका बिहेवियर अच्छा नहीं है, आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, तो आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि जी ज़रूर मेरी तबीयत ख़राब है, मैं अपने डॉक्टर को दिखाने जा रहा हूं। मतलब अगर आपकी जैसे कि आपके अंदर कोई एक्टिविटी है, जैसे ओसीडी वाले पेशेंट होते हैं, तो ओसीडी वाले पेशेंट के अंदर क्या होता है कि उनके मन में एक ऐसा ख्याल आता है कि उनके हाथ गंदे हैं, और जब हाथ गंदे हैं तो क्या करेंगे? बार बार धुलने की कोशिश करेगा। जब आप उसको बताओगे कि आपकी जो एक्टिविटी है वो अच्छी नहीं है, तो एक्सेप्ट करेगा, जी हाँ मैं ऐसा करता हूँ। लेकिन दूसरा होता है बेटा इनसाइट, जिसके अंदर प्रेजेंट नहीं होता और उसको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, और अगर आपने उसको करेक्ट करने के लिए बोला कि आपकी हैबिट अच्छी नहीं है, आपका जो बिहेवियर अच्छा नहीं है, तो फिर आपसे बोलेगा कि आप अच्छे नहीं हो, आपका बिहेवियर अच्छा नहीं है, आपसे आर्गूमेंट करने लगेगा और इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगा। और एक्सेप्ट नहीं करेगा तो मतलब उसके अंदर इनसाइट क्या है? एब्सेंट। तो जिसके अंदर इनसाइट प्रेजेंट है वो आपकी बातों को मानेगा, और अगर उसके बिहेवियर में कोई चेंज आ रहा है तो इसको एक्सेप्ट करेगा और अपने बारे में जान के डॉक्टर को दिखाएगा भी कि सर मेरा बिहेवियर अच्छा नहीं है, मैं ऐसे ऐसे एक्टिविटी करता हूँ, प्लीज़ आप मेरा ट्रीटमेंट करिए। तो हम इसको बोलेंगे इनसाइट प्रेजेंट है। ठीक है? तो इनसाइट देखिए उन लोगों में प्रेजेंट होता है जिनको न्यूरोसिस डिसीज होती है, मतलब जो अपने बारे में बुरा और सही जानते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं
न्यूरोसिस, और दूसरा होता है बेटा साइकोसिस। जो साइकोसिस होता है इसको मेजर डिप्रेशन होता है, और ये लोग अपने बुरे और अच्छे के बारे में नहीं जानते, और अगर इनसे आप बताओगे तो ये मानेंगे नहीं। तो इसलिए जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, आपका डी ऑप्शन देखने को मिलेगा। देखिए न्यूरोसिस के अंदर क्या होता है, न्यूरोसिस के अंदर इनसाइड प्रेजेंट होता है, ओसीडी वाले पेशेंट में क्या बोलते हैं इनसाइड प्रेजेंट होता है, और फोबिया वाले पेशेंट में भी इनसाइड प्रेजेंट होता है, लेकिन साइकोसिस वाले पेशेंट में इनसाइड क्या होता है, एब्सेंट देखने को मिलता है। चलिए डियर बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की ओर, पढ़िए और इसका सही जवाब दीजिए। क्वेश्चन पूछा है विजुअल हैलुसिनेशन इज सीन इन, जो विजुअल हैलुसिनेशन है किन के अंदर देखने को मिलता है। पहला ऑप्शन है एल्कोहलिज्म, क्या एल्कोहलिज्म के अंदर देखने को मिलता है। बी ऑप्शन है मेनिया, क्या मेनिया वाले पेशेंट को देखने को मिलता है। सी ऑप्शन है डिप्रेशन, क्या डिप्रेशन वाले पेशेंट को देखने को मिलता है। और डी ऑप्शन है फोबिया, क्या फोबिया वाले पेशेंट में देखने को मिलता है। तो आप जरूर इसका करेक्ट आंसर बताओ कि विजुअल हैलुसिनेशन कहाँ देखने को मिलता है। तो चलिए आपको बताता हूँ बेटा, जो विजुअल हैलुसिनेशन है वो देखने को मिलता है एल्कोहलिज्म वाले पेशेंट में, समझ रहे हो। ये मोस्ट कॉमन जो देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है ऑर्गेनिक डिसऑर्डर, जैसे किसी को डिमेंशिया है, डिलेरियम है, कोई एल्कोहल ले रहा है तो उसको विजुअल हैलुसिनेशन होता है। और विजुअल हैलुसिनेशन का मतलब है उसको नजर आएगा कि कोई उसके लिए चाय लेके खड़ी है, चाय पिलाने के लिए खड़ी है, तो तुरंत उठ जाएगा और चाय पीने के लिए तैयार हो जाएगा, लेकिन रियल में जब उठ के देखेगा तो उसके आसपास कोई नहीं रहेगा। इसको हम लोग बोलेंगे विजुअल हैलुसिनेशन, क्योंकि हैलुसिनेशन का मतलब ही है कि कोई भी स्टिमुलाई प्रेजेंट नहीं होगी, लेकिन पेशेंट को लगेगा कि वहाँ पे कोई स्टिमुलाई प्रेजेंट है, समझ रहे हो। तो इसको हम लोग बोलेंगे विजुअल हैलुसिनेशन। तो जो विजुअल हैलुसिनेशन है ये मोस्ट कॉमन देखने को मिलता है ऑर्गेनिक डिसऑर्डर में, और दूसरा देखने को मिलता है जो पेशेंट एल्कोहल लेते हैं उनको हर चीज़ नज़र आती है, समझ रहे हो। तो उसको हम लोग बोलेंगे विजुअल हैलुसिनेशन। चलिए डियर बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की ओर, पढ़िए और सही जवाब दीजिए। देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा है ऑडिटरी हैलुसिनेशन नॉट सीन इन। अरे जो ऑडिटरी हैलुसिनेशन है कहाँ देखने को नहीं मिलता है, जल्दी से कमेंट बॉक्स पे आंसर करिए कि जो ऑडिटरी हैलुसिनेशन है कहाँ देखने को नहीं मिलता है, समझ रहे हो, कहाँ देखने को नहीं मिला। तो पहला ऑप्शन है सीजोफेनिया, ध्यान दीजिएगा बेटा, सीजोफेनिया में देखने को मिलता है, मेनिया में देखने को मिलता है, समझ रहे हो, एम्फीटामाइन टॉक्सिसिटी, और पेशेंट को अगर एम्फीटामाइन टॉक्सिसिटी हो गई तो वहाँ पे भी देखने को मिलता है। तो क्या हिस्टीरिया वाले पेशेंट में ऑडिटरी हैलुसिनेशन होता है। तो याद रखिएगा जो हिस्टीरिया वाले पेशेंट है वहाँ पे भी ऑडिटरी हैलुसिनेशन देखने को मिलेगा, लेकिन जो एमिटाफाइन टॉक्सिसिटी है यहाँ पे बेटा टैक्टाइल, याद रखिएगा टैक्टाइल हैलुसिनेशन देखने को मिलेगा। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो डी नंबर करेक्ट चला जाएगा। कौन सा, डी नंबर आपका चला जाएगा, समझ रहे हो। चलिए डियर बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की ओर, पढ़िए और इसका सही जवाब दीजिए। क्वेश्चन पूछा है कॉमनेस्ट कॉज डेथ एमंग साइकेट्रिक पेशेंट, समझ रहे हो। इसमें पूछा है कि कौन सा साइकेट्रिक पेशेंट है जो सबसे ज़्यादा उनकी बेटा डेथ होती है, समझ रहे हो। तो पहला ऑप्शन है सीजोफेनिया, क्या सीजोफेनिया में डेथ होती है। एनरोक्सिया नर्वोसा, एनरोक्सिया नर्वोसा में डेथ होती है। और सी ऑप्शन है आपका सुसाइड, क्या सुसाइड में डेथ होती है। और चौथा ऑप्शन है हिस्टीरिया, क्या हिस्टीरिया वाले पेशेंट की डेथ होती है। तो याद रखिएगा अगर पेशेंट साइकेट्रिक डिसऑर्डर तो बेटा सबसे ज़्यादा क्या करता है, वो सुसाइड करता है, क्या करता है, सुसाइड। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, डी नंबर आपका करेक्ट आंसर होगा। पेशेंट सुसाइड कर लेगा, और सुसाइड कब करता है, जब मेजर डिप्रेशन में होता है, समझ रहे हो। तो आपका जो करेक्ट आंसर है क्या होगा बेटा, सी नंबर। तो आज का हमारा एमसीक्यू यहीं पे ख़त्म होता है। और डियर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, जिससे आपको मैं ऐसी वीडियो बना के देता रहूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।